हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वीडियो में हमने मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 का हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट से। तो फाइनेंशियल मार्केट आप लोग ने सबने सुना ही होगा। फाइनेंस के बारे में स्टॉक एक्सचेंज उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट दैट ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर टुगेदर to trade in financial securities or assets such as stock, bond, derivatives, currency, etc. फाइनेंशियल मार्केट आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। तो हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमारे पास स्टॉक हुए, बॉन्ड हुए, डेरिवेटिव्स हुए, उन सब की एक्सचेंज होती है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अब जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो दो टाइप से डिवाइडेड है। एक है हमारे पास कैपिटल मार्केट और दूसरा है हमारे पास मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? अ फाइनेंशियल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेट एंड सिक्योरिटीज। In this market, generally securities of medium and long term of more than 1 year are bought and sold. Capital market of two types, primary और secondary. तो कैपिटल मार्केट क्या होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटीज को हम बाई या सेल करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, उनको हम कैपिटल मार्केट में रखते हैं। फॉर मोर देन 1 ईयर उसको हम कैपिटल मार्केट में रखते हैं। और जो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को हम लेस देन 1 ईयर के लिए रखते हैं, उसको हम मनी मार्केट में रखते हैं। ओके, मनी मार्केट देख लेते हैं एक बार। अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन विच द instrument with high liquidity and short-term maturity less than 1 year are traded. Money market instruments are basically debt instruments and include call money, notice money, repos, treasury bill, cash management bill, certificates of deposit, collateralized bonds, and all this. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास मनी मार्केट होता है और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट हो गए। कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर होता है एंड मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो भी दो टाइप से डिवाइडेड है। एक तो है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? इट रेफर्स टू कैपिटल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड। इट इज इन दिस मार्केट द कंपनी सेल न्यू शेयर्स और बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मतलब फर्स्ट होता है, राइट? तो जो पहली बार जो भी बॉन्ड शेयर सेल होते हैं वो हमेशा हमेशा प्राइमरी मार्केट में होते हैं। जो भी सपोज पब्लिक ऑफरिंग हुई, पीआई आईपीओ हुए, वो सब हमारे प्राइमरी मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शन इज बिटवीन द इशूअर दैट इज कंपनी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर। तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है? हमारे जो इशू करता है और जो इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम, उनके बीच में। द मार्केट इन विच द कंपनी इशूड बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू 1 लाख इन्वेस्टर्स इज द प्राइमरी मार्केट। जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं 1 लाख इन्वेस्टर्स के लिए, उनको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो प्राइमरी मार्केट की सिक्योरिटीज हैं वो जब सेकेंड टाइम सेल होती हैं, अब या फिर फर्दर अब से जो भी सेल होंगी प्राइमरी के बाद, उनको हम सेकेंडरी मार्केट में कंसीडर करते हैं। द मार्केट इन विच द इन्वेस्टर started buying and selling the bonds among themselves is called as secondary market. सेकेंडरी मार्केट में लोग अपने आपस में या बॉन्ड सेल या बाय करना चालू कर देते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट का हमने देख ही लिया था कि लेस देन 1 ईयर होता है, ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कॉल मनी या फिर नोटिस मनी। तो कॉल मनी फंड्स आर ट्रांसफर फॉर अ overnight basis and under notice period. Funds are transact for a period between 2 days to 14 days. तो जो हमारा नोटिस मनी होता है वो 2 डेज से लगाई हमारे 14 डेज के लिए होता है। ओके, वो जो भी हमारे स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, वो सब एक्सचेंज हो गए, वो 2 डेज से 14 डेज के लिए होते हैं। दीज आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये सिक्योर्ड नहीं होते। पार्टिसिपेंट इंक्लूड कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब इन बॉन्ड को खरीदते हैं। फिर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर नेगोशिएबल, ट्रेडेबल,
unsecured money market issued mostly by the scheduled commercial banks for a maturity period of less than 1 year against the fund deposited at the bank. तो ये भी unsecured होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें, जो भी हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वो सिक्योर्ड होगी क्योंकि उसके हमारे पीछे बैकिंग ऑफ दी गवर्नमेंट का, बट ये जो भी मनी मार्केट में आएंगे वो सब अनसिक्योर्ड ही होंगे। ओके, तो ये हमारे ये भी लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, वो तो हमें पता है क्योंकि वो मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। प्लस इसमें क्या होता है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो भी उनके फंड डिपॉजिट हुए उनके ओके। Next is commercial paper. Commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. The maturity of commercial paper shall be between 7 to 1 year. तो इससे जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, 7 डेज से लगाई 1 ईयर, मतलब 365 या 66 डेज के लिए। NBFCs, development financial institutions like NABARD, SIDBI, etc., cooperative societies, government entities, and other company can issue commercial paper to raise money in the money market. तो ये लोग ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि मनी रेज करें। ओके, अब टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कंपनी को क्लासीफाई करते हैं वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के बेसिस पे होता है। अब गवर्नमेंट कंपनी में कुछ होती है प्राइवेट और कुछ होती है पब्लिक, और पब्लिक में भी दो क्लासिफिकेशन है, अनलिस्टेड या लिस्टेड। सिमिलरली हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, जिसमें हमारे वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कहती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर हमारा 50% तक है, मतलब नॉट लेस देन 50%, 51%, सॉरी 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का होगा, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा, बट अगर 51 एटलीस्ट होना चाहिए तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप हमारी लेस देन 49% होती है, उसको हम नॉन गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अ प्राइवेट वर्ड company where the number of members is limited to 200 and there is a restriction of transfer of shares. The shares are not available to general public but rather owned and exchanged privately. तो ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ये एक ऐसी कंपनी होती है कि जिसमें 200 लोग से कम लोग होते हैं, प्लस इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वो जनरली आपस में ही होता है और ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती। ये पब्लिकली कंपनी, a company which is not private, that is a public company. Unlisted company, those companies whose securities are not traded on any stock exchange are known as unlisted. और listed जिनके स्टॉक प्रेजेंट होते हैं और लोग इंसान खरीद या बेच सकते हैं, उनको हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। अब अकाउंट्स और डिपॉजिट की बात किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर अकाउंट्स देखा जाए तो आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा कि दो टाइप से हम अकाउंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। आप बैंक अगर जाते हो, सपोज बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो, तो आप मनी को दो टाइप से डिपॉजिट कर सकते हो। एक तो आप डिमांड के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो जो आप कभी भी निकाल सकते हो बैंक से, राइट। और एक आप डिपॉजिट कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम डिपॉजिट के क्या एग्जांपल होंगे, जैसे इसका फिक्स पीरियड होता है कि इतने साल बाद आपको मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट की कंपैरिजन में टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। टाइम डिपॉजिट जैसे क्या होगी, हमारी एफडीज हो गई, आरडीज हो गई, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गए। और डिमांड डिपॉजिट क्या हो गए, हमारा सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे हैं अभी वो हमारे डिमांड डिपॉजिट हो गए। तो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट्स के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के अकाउंट है, एक हो गया करंट अकाउंट और एक हो गया सेविंग अकाउंट। अब आप लोग को पता है जो करंट अकाउंट होता है वो मोस्टली बिजनेस के लिए होता है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता पर्सन को, प्लस इसमें जो है वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि ट्रांजैक्शन की। और सेविंग्स अकाउंट है वो जो नॉर्मल हम लोग जैसे लोगों के लिए होता है, जिसमें वो इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं, प्लस इसमें ट्रांजैक्शन की भी लिमिट होती है। ओके, टाइम डिपॉजिट दो टाइप्स होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट जो बार बार रेकर होता है, कुछ पीरियड के बाद आपको वापस से रिन्यू होता है वो, और फिक्स डिपॉजिट जो आप कुछ सालों के लिए करा देते हो ऑन द बेसिस ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड डिपॉजिट हम लोगों ने सब समझ लिया। और ये अच्छा, डिमांड डिपॉजिट को हम लोग
चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हम चेक ले जाके दे के हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। जबकि टाइम डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, बिकॉज उसपे एक टर्म फिक्स है कि इतने के बाद ही वो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं उसको, उस टाइम के बाद। अगर आप उससे पहले करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भी लगेगी आपके ऊपर। ओके, अब टाइप ऑफ अकाउंट हमने देख लिया। करंट अकाउंट जो कि बिजनेसमैन के लिए होता है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता। और सेविंग्स अकाउंट जहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, नॉर्मल सिटीजन के लिए होता है। रिकरिंग डिपॉजिट, these are term deposits which are suitable for people who do not have lump sum amount of saving but are ready to save in small amount every month or quarterly. Such deposit earn interest on the amount already deposited at applicable to FD. It is suited for children's education or marriage purpose. Maturity is generally between 6 months to 10 years. और फिक्स डिपॉजिट हम लोग 7 दिन से लगाई 10 साल तक के लिए कर सकते हैं। अब द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेंटेन बाय एनआरआईज या फिर आईपीओ। एनआरआई क्या होता है? सिटीजन जो इंडिया में नहीं रहता बट इंडियन ओरिजिन का, उसका हम नॉन रेसिडेंट सिटीजन या एनआरआई बोलते हैं। उनके कौन से अकाउंट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। दिस अकाउंट कैन बी मेंटेन इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। कोई भी करेंसी में ये अवेलेबल होती है जो फॉरेन करेंसी नॉन एनआरआई अकाउंट होते हैं, but only in the form of term deposit. The interest and principals are not taxable and freely repartable. पर ये सिर्फ किस में कर सकता हूँ? टर्म डिपॉजिट में कर सकता हूँ, डिमांड डिपॉजिट में नहीं। मतलब फिक्स टाइम के लिए इसमें पैसे सिक्योर होंगे आपके। नेक्स्ट इज दी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये क्या होता है? ये सिर्फ रुपी में होता है, मतलब इंडियन करेंसी में होता है। और ये इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, रेकरिंग हो सकता है, फिक्स हो सकता है। इसमें भी जो प्रिंसिपल और टैक्स है वो इंटरेस्ट है वो नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है। फिर एनआरआई ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये रुपी में होता है और इसमें जो इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो भी सराउंडिंग है वो उसको हम इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। तो इंडिया में कितना मनी प्रेजेंट है लोगों के पास बैंक्स में, ये सब वो सब हम लोग मनी सप्लाई के थ्रू पता करते हैं। ओके। So in an economy, the money consists of currency, notes, deposit जो भी issued है और जो भी प्रेजेंट है वो हम लोग मनी सप्लाई के थ्रू जानते हैं। तो मनी इन सर्कुलेशन इक्वल्स टू मनी विद द पीपल पब्लिक प्लस मनी विद द बैंक, ये हमारे मनी इन सर्कुलेशन में कंसिडर होता है। The total stock of money circulated among public at a particular point of time is called money supply. तो जितना भी पैसा अभी लोगों के पास सप्लाई हो रहा है एट अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ अ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। ये आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है या फिर डिपॉजिट के टाइम से हो सकता है। तो इसको तो एक हम टेबल से पढ़ते हैं ना, मैं एक छोटा सा टेबल बना देती हूँ, रुको। तो यार M1 M2 M3 M4। ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा करेंसी हेल्ड विद पीपल। और ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसको मैं अच्छे से बाद में बना दूंगी। ये आ जाएगा करेंसी हेल्ड विद द पीपल। ये आ जाएगा बैंक्स के। बैंक्स में किस तरह से हो सकता है? या तो हो सकता है डिमांड डिपॉजिट या हो सकता है टाइम डिपॉजिट। और ये आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी एक होता है टाइम डिमांड डिपॉजिट जो कभी भी निकाल सकते हैं, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। सबसे पहले बात करते हैं M1 की। तो M1 क्या होता है कि जो भी करेंसी पीपल होल्ड किए हुए हैं एट द प्रेजेंट, जो लोगों के पास करेंसी है वो, प्लस जो भी डिमांड में है उनके बैंक में, वो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो भी करेंसी लोगों के पास है प्लस डिमांड के टाइम पे है, ये जो डिमांड डिपॉजिट में उन लोगों ने सेव किया हुआ है उसको हम M1 में कंसीडर करते हैं। M2 में क्या आएगा कि हमारा जो करेंसी पीपल होल्ड किए हैं वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट दोनों जगह का, पोस्ट ऑफिस का भी देखते हैं हम लोग और बैंक्स के पास भी जो लोग ने डिमांड डिपॉजिट में रखा है
उसको देखते हैं। फिर बात करते हैं M3 की। तो M3 में क्या आएगा, हमारा जो करेंसी पीपल के पास है प्लस डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में जो भी उन लोगों ने रखा है वो कंसीडर करेंगे। और M1 M4 में हम लोग सारी टोटल करेंसी जितनी प्रेजेंट है वो कंसीडर करते हैं। ओके, तो ऐसे हमें सब पता चलता है। अब M3 हमारा जो देख रहे हो आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है वो? क्योंकि आप देखे होंगे कि हम लोग ज्यादातर किसकी बात करते हैं, जो करेंसी पीपल के पास है प्लस जो करेंसी उन लोगों ने बैंक में रखी है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो या फिर डिमांड डिपॉजिट हो, यही हम लोग इसी पैसे की बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस में तो हमने बहुत कम ही लोगों को देखा है पैसे रखते हुए। ओके, तो M3 हमारा एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे। वेट, हाँ, M3 is the most commonly used measure of money, therefore इसको हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं। और M3 और M4, now mostly M1 and M3 terms are used by the RBI। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है हमारी 1 में और सबसे लीस्ट होती है 4 में। जैसे जैसे नीचे जाएंगे लिक्विडिटी कम होती जाएगी। और मनी सर्कुलेशन की बात है यहाँ पे। मॉनेटरी बेस क्या होता है कि मॉनेटरी बेस इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी या बेस मनी और द सेंट्रल मनी, दैट इज M0, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस करेंसी हेल्ड बाय द बैंक, डिपॉजिट ऑफ द बैंक विद RBI, उसको हम लोग मॉनेटरी बेस बोलते हैं। फिर यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के बारे में दिया है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मेरे को नहीं लगता अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये टॉपिक मैं अभी छोड़ रही हूँ। वैसे तो आपको नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ही डीमोनेटाइजेशन के बारे में। ओके, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होता है कि हमने देखा है कि मनी जो प्रेजेंट होता है इकोनॉमी में वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो कैसे होता है कि हमारे जो भी करेंसी डिपॉजिट रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। करेंसी लोगों ने कितना रखा हुआ है अपॉन कितना बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है वो। अगर हमारा जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो 1 है, उसका मतलब क्या हुआ कि सम अमाउंट ऑफ कैश से 100 रुपीज, देन द सेविंग्स, तो लोग जितना पैसा अपने बैंक में रख रहे हैं उतना ही पैसा अपने पास भी रख रहे हैं, इसलिए इनका रेशियो 1 आया है। और एक रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि रिजर्व्स ऑफ द बैंक, कितना बैंक के पास रिजर्व है अपॉन डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक इन बैंक, और कितना बैंक ने उस पर डिपॉजिट किया हुआ है। मीन्स अगर 0.2 या 20% है, मीन्स whenever individual deposits certain amount of money, say 100 with the bank will keep 20% as a reserve money and the rest 80 will lend to someone else. Bank can keep the reserve either in with themselves in two forms, that is CRR या फिर SLR। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है कि कितना बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में अपॉन कितना उनके पास डिपॉजिट है इनके बैंक में, और कितना उससे पता चलता है कि कितना बैंक अपने पास डिपॉजिट रखेगी, रिजर्व रखेगी और कितना वो सर्कुलेशन के लिए दे देगी। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर वो होता है कि जैसे आपने बैंक के पास 100 रुपये था सर्कुलेशन में, तो जब बैंक के पास गया तो बैंक ने 10 रुपये तो अपने पास रख लिया और 90 रुपये आगे लेंडिंग के लिए दे दिए। फिर ये 90 रुपये जब बैंक के पास वापस से घूम फिर के आए तो इसमें से 10% मतलब कि 9 रुपये उसने अपने पास रख लिए और 81 वापस सर्कुलेशन। अब ये ऐसे ही करते करते हमारा जो मनी है वो इंक्रीज करता जाता है, उसी को हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई जो भी है M3 जो कि बैंक के पास है, तो अपॉन मॉनेटरी बेस हमारा जो होता है वो मनी मल्टीप्लायर होता है। ओके, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? Monetary policy is a process by which the monetary authority, that is RBI of a country, controls the creation and supply of money in the economy. Over the time, the objective of monetary policy in India has evolved to include and maintaining price stability, ensuring adequate flow of credit to productive sectors of the economy. तो ये होता है हमारा मनी सप्लाई, monetary policy. The monetary policy framework in India, as it is today, has evolved over the years. A new monetary policy framework agreement was signed between the Government of India in 2015. तो मनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या क्यों है ये?
तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या है, हमारी जो आरबीआई कैसे मनी को कंट्रोल करती है ताकि इन्फ्लेशन ना आए, या फिर कैसे मनी को बैलेंस बना के रखे ताकि अच्छे से ग्रोथ भी हो, जीडीपी भी हमारी कंट्री की इंक्रीज हो, प्लस सबके पास अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा भी हो, प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए इकोनॉमी में। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू प्राइमरली मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई, हमारा आरबीआई इसको ऑपरेट करता है, और इसने इन्फ्लेशन टारगेट दिया हुआ है 4% और विद अ बैंड ऑफ +-2%। तो हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो क्या है कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा +-2% से, और चेंज कर सकती है इन्फ्लेशन को। ओके, The inflation target is decided by Government of India in consultation with the RBI। तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के सुझाव के साथ हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ओके, द इन्फ्लेशन इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस वाले को हम कंपेयर करते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे हम लोग कंट्री के इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट राइट। और इसमें भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं, अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चर, लेबर, कंबाइंड, राइट। तो उसमें हम कंबाइंड वाले को लेते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसको पब्लिश करती है, उसको हम कंसीडर करते हैं उस वाले इन्फ्लेशन को, उसका जो टारगेट, उसके उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4% होना चाहिए, +-2% चलता है। The RBI have failed to meet the target of inflation if more than 6% or less than 3%। और आरबीआई ऐसा बोला जाता है कि अगर 6%, जैसे 4+2 वाला है बैंड हमारा, अगर 6% से ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन है फॉर द कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, मतलब कि कितने हो गए 3 क्वार्टर्स के लिए, अगर हमारा कंसेक्यूटिवली इन्फ्लेशन 6% है या फिर 2% से कम है, तो उसको बोलते हैं कि आरबीआई फेल हो चुकी है हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो एटलीस्ट 4 टाइम मीटिंग करनी चाहिए उसको, दैट इज 6 टाइम पर वो मोस्ट हमारे यहाँ पे हाली 6 टाइम अ ईयर, मतलब बाई मंथली 6 बार मीटिंग कर लेती है। द डिसीजन ऑफ एमपीसी इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई, मतलब जो भी डिसीजन वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी वो आरबीआई पे बाइंडिंग है। एंड एमपीसी हैज एन अथॉरिटी टू डिसाइड द रेपो रेट ओनली एंड नॉट द रिवर्स रेपो रेट। तो हमारी जो एमपीसी है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो हमारा रेपो रेट तो डिसाइड करती वही है, बट रिवर्स रेपो रेट वो नहीं डिसाइड करती है, ना ही सीआरआर एसएलआर। ओके, हाँ, हमारे जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 हमारे जो आरबीआई सिलेक्ट करते हैं और 3 हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ओके, इसमें से तो एक हमारे आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। अब बात करते हैं रेट्स के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के टूल्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब पहले हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे जो कि क्वांटिटेटिवली चेंज लाते हैं हमारे इन्फ्लेशन में, या फिर उसके थ्रू हम लोग हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या होता है, आपको मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। यस, तो रेपो रेट क्या होता है, हमारा ये हो गया हमारे पास हमारा आरबीआई, ओके, और ये हो गई हमारे पास बैंक। अब कभी जरूरत हो सकता है कि बैंक के पास पैसा ना हो, जैसे हम लोग के पास होता है कि कभी पैसा नहीं होता तो हम तो बैंक से लेने चले जाते हैं। अब सपोज कभी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे बैंक के पास पैसा नहीं है लेंड करने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई से पैसा लेगी, और अब हम लोग भी लोन लेते हैं तो हमें कुछ गारंटी रखनी पड़ती है ना, कि इतना ये हमारा गारंटी है, सैलरी स्लिप हुआ, ये हुआ, कुछ भी हो, इसके बिना लोन नहीं देती। वैसे बैंक भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये रखेंगी और उसके बदले में पैसा लेगी बैंक से, और जिस रेट पे वो बैंक आरबीआई बैंक को पैसा देगी वो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट।
ओके, तो ये हो गया हमारा रेपो रेट। क्या हुआ रेपो रेट? द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू certain limit up to 0.25 of the NDTL to the bank against the collateral of the government and other approved security under the liquid adjustment facility. Repo is a short form of repurchase argument agreement. Repo rate is also called policy rate. ओके, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि सपोज ये हमारी आरबीआई है, राइट, और ये हमारी बैंक हो गई। अब कभी कभी जब हमारे पास, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाता है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बैंक में जाके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर उस पे उनको एफडी करा देते हैं, राइट, या फिर उस बैंक में रखते हैं ताकि हमें कुछ इंटरेस्ट मिले। तो वैसे जब बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो आरबीआई के पास जाएगा और अपना जो एक्सेस मनी है उसको आरबीआई में पार्क कर देगा। क्यों पार्क करेगा? क्योंकि इसके बदले आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा, और उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, यहाँ पे मैंने ये एरो गलत बनाया ना। बैंक रेपो रेट पे देता है बैंक, ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। The interest rate at which the Reserve Bank absorbs the liquidity on an overnight basis from the bank against the collateral of eligible government securities under the LF. Presently, the bank can deposit unlimited amount at reserve repo rate, but if required, RBI can put a cap on it. Okay. Now, standing facility, deposit facility, introduced in April 2022 by an amendment in the Act. Bank can deposit any amount for overnight. In future, it can be no longer tenure also, with RBI at a repo rate of 0.25 it may. So बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट, तो बैंक अपना कितना भी अमाउंट हमारे आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर सकता है, एज देयर इज नो बाइंडिंग कोलेट्रल कंस्ट्रेंट ऑन द आरबीआई अंडर एसडीएफ। इट विल स्ट्रेंथन द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे वो विदाउट कोलेट्रल कितना भी अपना पैसा पार्क कर सकता है आरबीआई के पास। The SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. SDF will be at a given direction distinction of a bank and will be available to all banks of a week throughout the year, unlike repo and reverse which are available at the discretion of the आरबीआई। तो मतलब स्टैंडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है कि बैंक के पास जब भी एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो जाके आरबीआई में रिजर्व कर सकता है, उसको उसके लिए कोलेट्रल भी नहीं देना पड़ता, प्लस वो फैसिलिटी हमारा हमेशा प्रेजेंट है, जबकि हमारी रिवर्स रेपो या रेपो रेट कभी कभी अवेलेबल होती है। ओके, अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। Marginal standing facility was introduced in 2011, under which the scheduled commercial bank can borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their SLR portfolio up to a limit of 2% at a penal rate. तो हमारे जो अगर बैंक को ओवरनाइट के लिए पैसा बोरो करना होता है तो वो स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी से ले सकते हैं। This provides a safety valve against unexpected liquidity shock to the banking system. तो अगर कभी भी उनको अचानक से जरूरत पड़ती है तो जाके वो हमारे एक्स्ट्रा पैसा हमारे आरबीआई से ले सकते हैं। When the bank take loan from RBI at repo rate, bank need to keep government securities with RBI, but this security is in addition to the requirement under SLR. Bank cannot keep SLR securities to avail loan from the RBI at repo rate. तो जब उनको रेपो रेट पे लोन लेना है तो वो एसएलआर को नहीं रख सकते एज अ सिक्योरिटी, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अंडर द marginal standing facility, bank can borrow from RBI by dipping into the SLR reserve. This means that bank can keep 2% of the SLR securities with the RBI and can borrow cash from the RBI. This is called marginal standing facility. बट एमएसएफ में हमारे बैंक के पास ऑप्शन रहता है कि चलो वो 2% तक आप अपने एसएलआर को भी रख सकते हो। बैंक रेट, अब बैंक रेट क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड रेट एट विच द आरबीआई इज प्रिपेयर्ड टू बाय डेट इंस्ट्रूमेंट। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एलएएफ द रिजर्व बैंक हैज डिसकंटिन्यूड दिस ऑपरेशन।
As a result, the bank rate becomes dormant. The instrument of monetary management, it is not aligned to MSF rate and is used for calculating penalties. बैंक रेट क्या हो गया, अब हमारा जो मार्जिनल स्टार्टिंग फैसिलिटी है उसी में कन्वर्ट हो चुका है. ओके. लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी. The LAF refers to bank's operation through which they inject absorb liquidity from the banking system. It consists of overnight uh, term reverse या फिर रेपो रेट, उसको बोलते हैं SDF या MSF, उसको हम बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है? रेपो रेट ओनली अप टू अ लिमिट ऑफ बैंक एंड DDL फॉर this. If bank wants more money, the interest rate will be higher. If fewer banks are competing for RBI's money, then interest rate may be less, but it is above the repo rate. This is called long-term repo operation, which means the RBI gives money for a fixed long term. The LTRO is generally at above the repo rate decided by the auction. तो LTRO मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जब वो पैसा बैंक लेती है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोलते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट हमारे रेपो रेट से ज़्यादा होगा. ओके. LAF कॉरिडोर क्या होता है? With the introduction of standing deposit facilities, the LAF corridor has changed now. It's LDF, SDF, and MSF. Where SDF is the floor and MSF marginal standing facility is the upper ceiling. और इसके बीच में आता है हमारा रेपो और मिडिल रेपो रेट. अब बात करते हैं कैश रिजर्व की. तो CRR होता है एक हमारे पास और एक होता है SLR. तो CRR क्या होता है कि बैंक को आरबीआई ने बोल रखा है सभी बैंकों की थोड़ा पैसा उनको अपने हमारे आरबीआई में जाकर रिजर्व कराना पड़ता है. क्यों रिजर्व कराना पड़ता है? क्योंकि ऐसी बहुत बार सिचुएशन देखी गई है जहाँ पे अचानक बैंक रन होने की वजह से अचानक पैसा खत्म हो सकता है. तो वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारा बैंक क्या करता है कि आरबीआई को थोड़ा पैसा उसको रिजर्व की तरह रखना पड़ता है. वो होता है अराउंड 4% होता है. तो उसको हम कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं. कैश मतलब कैश में उसके फॉर्म में होगा प्लस आरबीआई इनको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं देती. ओके. अब स्टैंडिंग लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारा रिजर्व रेशियो से ज़्यादा होता है, कैश रिजर्व रेशियो से. और इसमें बैंक्स को अपने और ज़्यादा पैसा अपने पास ही रिजर्व के तौर पे रखना होता है. इसमें आरबीआई के पास नहीं रखना होता बल्कि खुद के पास ही रखना होता है. और ये कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड सिक्योरिटीज में भी रख सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकते हैं. ओके. इसकी सीलिंग है 40% तक, इससे ऊपर नहीं रख सकते, बट इतना ही वो लोग रिजर्व चाहे तो बैंक बोल सकती है कि एसएलआर उनको मेंटेन करना पड़ेगा. All the commercial competitive banks, either scheduled or non-scheduled, are required to maintain CRR and SLR. For scheduled bank, the maintenance of CRR is governed through RBI Act, and non-scheduled bank के लिए Banking Regulation Act. ओके. ये लोग मतलब सबको मेंटेन करना ही पड़ता है. अब हम एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि बैंक्स के पास नहीं, एक्चुअली इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के पास कुछ टूल्स है जिससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है. तो इसमें जो होता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज को सेल कर देती है. अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगी तो अगर हम सपोज कोई चीज़ सेल कर रही है तो और यहाँ पे सपोज हमारी ये हमारी कॉमन पब्लिक हो गई. ओके. तो हम इन्होंने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. तो पब्लिक को अगर खरीदना है तो जो भी पैसा है इन लोग को इनको देना पड़ेगा, राइट. और ये इसके बदले में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे. तो जो भी एक्सेस की करेंसी थी, मनी सप्लाई था, वो हम लोग ने गवर्नमेंट ने सक कर लिया, राइट. ये बॉन्ड सेल करके, क्योंकि अब पैसा तो लोगों के पास बचा नहीं, अब तो उनके पास बॉन्ड है और बॉन्ड से क्या खरीदेंगे वो लोग, वो तो एक फिक्स टाइम के लिए उनके रिजर्व हो गया कि अब उसके बाद वो यूज कर सकते हैं. जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देती है. अब सपोज इन डिफ्लेशन है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि वो खर्चा करें. तो क्या करती है कि जो भी लोगों के पास बॉन्ड्स हैं उसको वापस से खरीद लेती है अपने पास. जब गवर्नमेंट हमारी
तो पब्लिक के पास जो भी बॉन्ड्स है उसको खरीदेगी तो क्या करेगी, इसके बदले में गवर्नमेंट लोगों को क्या देगी, पैसा देगी, कैश देगी, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी इंक्रीज होगी तो लोगों के पास हाथों में पैसा आएगा तो स्पेंडिंग करेंगे जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये इस तरह से हमारे मनी को सर्कुलेट करते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है हमारी, या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन। Many developing countries have reaped handsome rewards from surging capital inflows in recent years. This is widely regarded as a very welcome phenomenon, high raising levels of investment and increasing economic growth. But capital inflow can also lead to destabilizing side effects, including a tendency for local currency to appreciate, undermining competition. When foreign investors bring foreign currency, जैसे कि dollar, ultimately this dollar comes to RBI and the new currency is given to RBI to investors, which increase the money supply and in the economy without corresponding increase in the production to many money brings to chase too few goods, resulting in inflation. क्या बताना चाह रहे हैं कि मार्केट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, डॉलर लेके आते हैं, और डॉलर लेके आते हैं और मनी को लेके, हमारे रुपी को लेके चले जाते हैं, राइट, रुपी उनको चाहिए होता है। जब रुपी का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होगा, एप्रिसिएशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी बाद में, और जैसे जैसे तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। इसको चेज करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाती है। The domestic component of a monetary base is reduced to inflow of the capital at least temporarily in case this। तो हमारी क्या करेगी पब्लिक, वो डॉलर को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देगी ताकि डॉलर की भी डिमांड बढ़ जाए। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी इंडियन रुपी की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा इन्फ्लेशन से कंट्रोल हो जाएगा। ओके, यही सब बताया गया है कि एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, हॉकिश डविश पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, ये सब बताया गया है। ठीक है, अब सिंस अब बहुत टाइम हो गया, अब ये सब बाकी का पोर्शन आरबीआई से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इससे ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे पूरा। सो होपफुली यू ऑल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लास्ट पक्का है कि नेक्स्ट वीडियो तक हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।